नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। खेल कूद मानव मन को उत्साह और उमंग तो देता ही देता है, इसके साथ ही साथ मन भी एकाग्र होता है। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मुख्य विषय है वह है साहसिक खेल जगत में कैरियर और संभावनाएं। विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ चूरू के जाने माने पर्वतारोही, कहूँ पूरे विश्व के जाने माने पर्वतारोही आदरणीय श्री गौरव शर्मा जी हमारे साथ है। सबसे पहले हम आपका युक्ति संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि आज का जो गुफ्तगू है उसका मुख्य विषय साहसिक खेल में कैरियर और संभावनाएं। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पर्वतारोही कौन होते हैं, क्योंकि आपका जो साहसिक खेल जिसको आपने चुना वह पर्वतारोहण है। तो पर्वतारोही कौन होते हैं, आप हमें बताएं। पर्वत प्लस आरोहण, इसका संधि विच्छेद है पर्वत पर आरोहण करना। ऐसा है कि आरोहण व्यक्ति के जीन्स पे है। जब हम छोटे थे तो सबसे पहले गोदी में चढ़े, उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो बच्चा खिड़कियों पर, जंगलों पर चढ़ना शुरू आरंभ करता है। उसके बाद वो पलंग पर चढ़ता है, फिर पेड़ों पर चढ़ता है। तो चढ़ना मनुष्य की प्रवृत्ति में है। मनुष्य के पूर्वज बंदर रहे हैं, तो चढ़ना, आरोहण मनुष्य की प्रवृत्ति में है। तो जब पर्वतों पर आरोहण किया जाता है, छोटे पर्वतों पर, मध्य पर्वतों पर, बड़े पर्वतों पर, 8000 मीटर से ऊपर के पर्वत शिखर पर जब आरोहण किया जाता है और उस आरोहण में कुछ विकसित तकनीकों को प्रयोग में लिया जाता है, उसे हम पर्वतारोहण कहते हैं। और खेलना कह के ये एक ऐसी साहसिक गतिविधि है या दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है जिसको खेलने के लिए अलग अलग बहुत सी चीजों की व्यक्तित्व में आवश्यकता होती है। तो मोटे शब्दों में पर्वतों पर आरोहण, पर्वतों पर चढ़ने की प्रक्रिया को हम पर्वतारोहण कहते हैं। पर्वतारोहण के प्रकार कितने होते हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। दिस इज रिगार्डिंग टू माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। एक्चुअली क्या होता है कि एक टॉपिक होता है माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल। जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं तो आपको रॉक पे भी चढ़ना पड़ता है, उसको रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। आपको नदियां भी क्रॉस करनी पड़ती है, उसको रिवर क्रॉसिंग कहते हैं। आपको ग्लेशियर्स भी, हर पहाड़ से पहले ग्लेशियर होता है, आपको ग्लेशियर वॉक भी करनी पड़ती है, क्रैम्बॉन्स पहन के, स्पेशल इक्विपमेंट्स पहन के। उससे ऊपर आप जाते हैं तो आपको बर्फ पार, सॉफ्ट स्नो पार करनी पड़ती है। आइस अलग होती है, स्नो अलग होती है। तो आइस वॉक के बाद स्नो होती है। स्नो में भी बहुत तरीके की स्नोज होती हैं, पाउडर स्नो, क्रिस्टल स्नो, ड्राई स्नो, है ना। तो स्नो पे वॉक करने का तरीका अलग होता है। स्नो में जब पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो तुरंत स्पीड से नीचे आना, आप मूवीज में देखते हैं स्कीइंग करना, तो उससे स्नो स्कीइंग बोलते हैं। तो रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग, स्नो स्कीइंग, वाटर स्कीइंग, पर्वतारोहण करते करते और पर्वतों पर पहुंचते पहुंचते लगभग 10 से 15 गतिविधियां होती हैं जिनको हम क्रॉस करके पर्वत की चोटी तक पहुंचते हैं। तो ये पर्वतारोहण से संबंधित खेल है और ये सबसे अधिक खेल पर्वतारोहण से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमें स्वयं से फाइट करना पड़ता है, वेदर से फाइट करना पड़ता है, चट्टानों से, शैल आरोहण जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये सारे खेल पर्वतारोहण से संबंधित है। पर्वतारोही बनने के लिए जरूरी स्किल कौन कौन सी होनी आवश्यक है? उन स्किलों के बिना हम पर्वतारोहण नहीं कर सके, आप हमें बताएं। देखिए रमेश जी, मैं आपको पहले एक बात बता दूं मेरे दर्शकों को। देखिए, और खेलों से अलग है पर्वतारोहण। 40 किलोमीटर चलने के बाद जो खड़ा होके और फिर एक मैराथन भागने की हिम्मत रखता है, वो पर्वतारोही बन सकता है। खेल और एडवेंचर में एक थोड़ा सा फर्क है। हालांकि एडवेंचर के भी कुछ खेल हैं, वो ओलंपिक गेम्स की श्रेणी में आते हैं। खेल में हम दूसरे को हराकर विजयी होते हैं, दूसरे से अधिक अंक लेके विजयी होते हैं। किंतु पर्वतारोहण में हम पूरी टीम को साथ लेकर विजयी होते हैं, स्वयं को साथ लेकर विजयी होते हैं। तो माउंटेनियरिंग को करने के लिए जो आपने योग्यता पूछी है, सबसे पहली है साहस। जी हाँ, संस्कृत में कहा गया है कि साहसे श्री प्रतिवस्ति, दैट सक्सेस लाइज इन करेज।
जो साहस है, इट लाइज इन करेज। तो ये झुकता है करेज के आगे, सफलता जो है वो अपने आप घुटने टेक देती है अपने। तो सबसे पहले साहस का मनुष्य में होना, मतलब ये पहला गुण है जो बाकी गुणों की गारंटी लेता है। तो पर्वतारोहण के लिए सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में, आइदर वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आप में साहस का होना आवश्यक है। साहस के बाद में सही तकनीकों का, सही तकनीक जो होती है, एक्चुअली एडवेंचर जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क है। हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो ने एक किले के ऊपर एक रस्सी फेंकी, वो अटक गई और उसके बाद चढ़ गई, तो ऐसा नहीं होता है, ये मूवीज तक रहता है। असल जीवन में ऐसा नहीं, असल जीवन में नहीं होता है, पर उसकी टेक्निक्स होती है, और उन्हीं टेक्निकल जो डीप टेक्निक्स को फिल्म में इतने शॉर्ट दौरान में नहीं दिखाया जा सकता। तो वो हम बताते हैं, एसेंडर होता है, जुमार लगता है ना, ऊपर फिक्स रोप क्लाइंबिंग होती है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके प्रदर्शन से ही आप लोग समझ सकते हैं उस चीज को। जी, पर्वतारोही के उद्देश्य क्या होते हैं, वो क्यों बनता है पर्वतारोही? देखिए, मैंने आपको बताया कि चढ़ना मनुष्य की प्रवृत्ति में मिला हुआ है। आज से 12-13 साल पहले बहुत प्रयासों के बाद में, जिस दिन सचिन तेंदुलकर, महान खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी अपने अनेक असफल प्रयासों के बाद में, तो उस समय सारे दुनिया के न्यूज़पेपर की हेडिंग्स थी कि सचिन रनों के एवरेस्ट पर। तो एवरेस्ट सर्वोच्च है, सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। तो पर्वतारोही का जो उद्देश्य, आप देखिए उद्देश्य, पर्वतारोही का उद्देश्य होता है पर्वतारोहण करना और निसंदेह चोटी तक पहुंचना। किंतु चोटी तक पहुंचना सिर्फ पर्वतारोही के हाथ में नहीं होता, उसमें 5-6 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। आप एक अच्छे पर्वतारोही हैं, पहली बात, आपके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छा है, दूसरी बात, आपकी टीम बहुत अच्छी है, तीसरी बात, चौथी बात, आप फाइनेंशियली बहुत सुदृढ़ हैं, पांचवी बात, मौसम साफ है, और छठी बात, उस चोटी, उस शिखा की इच्छा कि वो आपको अपने ऊपर कदम रखने देगी अथवा नहीं। वरना एवरेस्ट की गर्दन से भी बहुत सारे महान पर्वतारोहियों को मैंने वापस जाते हुए देखा है। तो पर्वतारोही का उद्देश्य होता है एक सफल पर्वतारोहण करना, पर्वतों पर कचरा नहीं फैलाना, पर्वतों और प्रकृति की गंदगी को बाहर निकालना, और सिर्फ वहां पर अपने अच्छे अनुभव छोड़ना, कचरा नहीं छोड़ना, और ग्लेशियर पर रिसर्च करना, नदियों पर रिसर्च करना, आउटवर्ड बाउंड मूवमेंट के साथ जीना, और पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ के दुनिया को देखना, इसलिए नहीं कि दुनिया आपको देख पाए, बल्कि इसलिए कि आप पूरी दुनिया को देख पाए। जी, आपने 18 वर्ष की आयु में ही पर्वतारोहण का जो आपका कार्यक्रम था, जो आपका एडवेंचर था, वो आपने शुरू किया। जी, अब जो हमारे दर्शक, विशेषकर जो युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे ये जरूर जानना चाह रहे हैं कि अगर वो इस में अपना करियर बनाना चाहें तो क्या कोर्स है, कौन से इंस्टीट्यूट है भारत में और भारत के बाहर, वो भी आप हमें इस देखिए पर्वतारोहण, जी, अगर पर्वतारोहण में आप देखिए, माउंटेनियरिंग एडवेंचर में 3 चीजें आती हैं। पहले माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, दूसरा वाटर स्पोर्ट्स, और तीसरा एरो स्पोर्ट्स। जैसे सेना में 3 पार्ट होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, जल, थल और वायु। तो जल, थल और वायु में एडवेंचर की 3 श्रेणियां समाहित हैं। तो पहला हम लेते हैं थल से, माउंटेनियरिंग से। तो माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स जो है, उसमें स्कीइंग के कोर्सेज होते हैं, स्नो स्कीइंग के, और रॉक क्लाइंबिंग कोर्सेज होते हैं, और माउंटेनियरिंग के कोर्सेज भारत में होते हैं। फॉरेन में, अमेरिका में भी इंस्टीट्यूट है, नोल्स है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, न्यूजीलैंड में भी है, फ्रांस में भी है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आम व्यक्ति की जो सोच है उसमें सोचते हैं कि हम, अगर किसी ने MBA किया है या फिर कोई MBBS कर रहा है या फिर कुछ मैं बाहर जाके करूं। देखिए, पर्वतारोहण एक अलग विषय है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भारत और संबंधित भूटान, नेपाल, तिब्बत इत्यादि देशों में ग्रेट हिमालयन रेंज है। तो यूरोप में हमें इतने ऊंचे पर्वत नहीं मिलेंगे जितना ऊंचा पर्वत भारत में आपको मिलेगा, क्योंकि हिमालय भारत में है। हिमालय का बहुत बड़ा भाग भारत के अंदर है। हिमालय चंद्र की तरह फैला हुआ 1600 माइल्स अर्थात 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है।
तो भारत में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग, ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है ये, मनाली में। इसके अंडर में 8 सेंटर्स आते हैं, जिनमें पैराग्लाइडिंग भी होती है, वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, माउंटेनियरिंग भी होती है, ठीक है। उसके अलावा गुलमर्ग में इंस्टीट्यूट है, पहलगांव में इंस्टीट्यूट है, सिक्किम में इंस्टीट्यूट है। तो भारत में मुख्यतः 5-6 ऐसे बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जो पहले बेसिक कोर्स करवाते हैं। बेसिक कोर्स होता है दोस्तों 28 दिन का, और उसको करने के लिए 17-18 साल के बाद आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अधिकतम 35 से 40 वर्ष उसकी एज है। 35 वर्ष तक, या शायद 40 से घटाकर 35 कर दी है, आप बेसिक कोर्स कर सकते हैं। तो 28 दिन का ये बहुत टफ कोर्स होता है। आप मान लीजिए कि जो आर्मी से भी जो यहाँ पर आते हैं उनको भी इतना इजी गोइंग नहीं होता है, उनको भी लगता है कि ये टफ है, तो सिविलियन के लिए टफ है, बिल्कुल निसंदेह। आपको एक बहुत अच्छे मेंटल इंड्योरेंस के साथ और एक अच्छे स्टेमिना के साथ और एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। और एक तकरीबन 1 से 2 या 2.5 साल पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि नंबर बड़ी मुश्किल से लगता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी का, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। तो ये डिसिप्लिन के मामले में ये दुनिया के बेहतरीन, अनुशासित, मर्यादित और प्रशिक्षण के मामले में अपने आप में ये खुद शिखर है। तो वहां जाने के बाद आप महसूस करते हैं, और बेसिक कोर्स में आपको अनिवार्य है ए ग्रेड लाना। जिसका ए ग्रेड आएगा, आपकी मर्यादा, आपका डिसिप्लिन, आपका डेकोरम, आपकी क्वालिटी, आपकी सीखने की गुणवत्ता, अगर आपका ए ग्रेड आता है तब आपको एडवांस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। फिर आप एडवांस कोर्स अगर करते हो किसी भी ग्रेड में, तो आप हिमालय में जा सकते हो पर्वतारोहण अभियानों के सदस्य के तौर पर। और अगर एडवांस में आपका ए ग्रेड आता है, तब आप हिमालय में पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व कर सकते हो। उसके बाद एक कोर्स होता है MOI, जैसे हम बीएड करते हैं। अगर शिक्षा विभाग में आपको जाना है और पढ़ाना है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन देन मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो MOI एक कोर्स होता है जिसको बोला जाता है मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिनको शिक्षण विभाग में, जिनको शिक्षा देने के लिए इंस्ट्रक्टर बनना है, तो वो MOI कोर्स करेंगे। MOI कोर्स करने के बाद में जो नवयुवक अथवा नवयुवतियां हैं, वो पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दे सकते हैं। उसके बाद एक कोर्स और होता है जिसको हम सर्च एंड रेस्क्यू बोलते हैं। जैसे NDRF है, SDRF है, आपदा प्रबंधन में आप अपनी संस्थान चलाते हैं, लोकल पुलिस के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आप स्टेट के साथ, कंट्री के साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सर्च एंड रेस्क्यू बहुत टफ कोर्स होता है, चॉपर का भी यूज होता है इसमें। तो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करने के बाद आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं। MOI करने के बाद आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और अपनी एजेंसी भी रन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज माउंटेनियरिंग वालों को मिलती है। कैरियर की क्या संभावनाएं होती है इसमें? मैंने आपको कैरियर के बारे में अपने गत उत्तर में बताया है कि आप ये सारे कोर्सेज करने के बाद में इन डिपार्टमेंटों से आप सिर्फ डिपार्टमेंट में नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए गेस्ट इंस्ट्रक्टर जा सकते हो, परमानेंट भी हो सकते हो कुछ समय बाद में। जो पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट है, आप अपनी एजेंसी खोल सकते हैं, आप अपनी टूरिस्ट एजेंसी खोल सकते हो, आप अपनी एडवेंचर की एजेंसी खोल सकते हो, जिसको आप एफिलेटेड करा सकते हो सरकार से, और अपनी एजेंसी के माध्यम से प्राइवेट तौर से भी आप प्रशिक्षण दे सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। सर, इसमें कोई कोटा भी निर्धारित है क्या, अगर कोई गवर्नमेंट सेवाओं में? नहीं, इसमें कोटा निर्धारित नहीं है इसके अंदर में। हाँ, कभी कभी कुछ जगहों के ऊपर, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ जगह इनका कोटा निर्धारित होता है, किंतु देखिए माउंटेनियरिंग लेने वालों की संख्या बहुत कम है। कि पर्वतारोही बनने वाला व्यक्ति अधिकतर दिल से बना व्यक्ति होता है, जो लाइफ टाइम स्वयं को पहाड़ों में बसाना चाहता है और माउंटेनियरिंग करना चाहता है। मोस्टली खेलों में देखिए बड़ी सामान्य सी बात है कि लोग कई रुचि से खेलते हैं और कई सिर्फ नौकरी पाने के लिए खेलते हैं। एक सहज सी बात है, सब लोग समझते हैं। उसके बाद वो नौकरी लगते हैं और अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। तो माउंटेनियरिंग में अधिकतर 70% वो लोग हैं जिन्होंने माउंटेनियरिंग से प्यार किया और वो माउंटेन्स में रहना चाहते हैं। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। सर, हमारा जो ये संस्थान है, युक्ति संस्थान, मोस्टली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम करता है। तो एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि बालिकाएं और महिलाओं के लिए इस पर्वतारोहण के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारी अधिकतर दर्शक महिलाएं होती है, तो वो भी
आपसे जानना चाह रही है कि अगर वो इसमें करियर बनाना चाहे तो उनके लिए क्या संभावना है? विपुल संभावनाएं हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं, घर से दूर रहना पड़ता है क्योंकि आप माउंटेनियरिंग जब करते हैं और स्पोर्ट्स करके आप अपने घर में, अपनी गृहस्थी में वापस पुणे आ सकते हैं, पर आपको एक लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ना सिर्फ माउंटेनियरिंग बल्कि वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स में भी महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए विपुल संभावनाएं हैं। आप अपनी ट्रैकिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग एजेंसी बना सकते हैं आप अपनी, और आप कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप ट्रैकिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, आप गर्ल्स के या कंबाइंड या बॉयज़ के आप ग्रुप बना सकते हैं। बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में, किशोरियों में, युवतियों में, नवयुवकों में साहसिक भावना का संचार करने के लिए, साहस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सर विस्टन चर्चिल की एक लाइन है जो अक्सर हमारे इंस्टीट्यूट में लिखी जाती है, दैट इट इज द फर्स्ट क्वालिटी, जो मनुष्य की जो करेज इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच गारंटीज ऑल अदर्स, कि साहस मनुष्य का पहला गुण है जो बाकी गुणों की गारंटी लेता है। तो आप अगर साहसी हैं, महिलाओं में अगर कोई आता है साहसिक भावना अपनी प्रमोट करके माउंटेनियरिंग करने के लिए, तो ये बहुत काबिले तारीफ होगी चीज। देखिए आप सुश्री बचेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट चढ़ी, बहुत नाम हुआ उनका। उसके बाद 2 बार संतोष यादव जी आईटीबीपी के साथ उन्होंने एक्सपीडिशन किए, और बहुत सी साहसिक, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम रोशन किया है। स्विमिंग में किया है, कायाकिंग में किया है, कैनोइंग में किया है, माउंटेनियरिंग में किया है, स्नो स्कीइंग में किया है। तो जरूरत है खुद की काबिलियत को पहचानने की और सही गाइडेंस की। सर, प्रेरणा के लिए कहा जाता है कि अगर बाहरी व्यक्ति आपकी प्रेरणा को जगाता है तो वो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं जल सकती। प्रेरणा तो अंतर्मन से उत्पन्न होने वाली अग्नि है। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली पर्वतारोहण के क्षेत्र में जाने के लिए, और आपके अनुभव क्या रहे, वो भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जानना चाह रहे हैं। मेरी प्रेरणा, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे माता पिता हैं। मेरी जो इंस्पिरेशन है, मेरे मदर फादर ने मुझे हमेशा प्रमोट किया साहसिक गतिविधियों के लिए। उन्होंने कभी रोका टोका नहीं मुझे, और जो मैंने कहा उन्होंने माना और मुझे उस चीज में पूरा हौसला दिया हर तरीके से। मेरे हौसला अफजाई करी उन लोगों ने, मेरे हौसलों को पंख दिए उन्होंने। और बाकी काम करने की है तो एक किसी फिल्म का एक गाना भी था कि तू खुद है तेरी तलवार, तू खुद है तेरी गोली, तो खुद पर यकीन कर। तो सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ बूस्टअप, सेल्फ प्रमोशन, ये निजी तौर पर अपनी अंतरात्मा से, आपके मनोबल से हमें खुद लेना पड़ता है। और जो सेल्फ एस्टीम्ड होके चलता है वो कभी नहीं हारता। तो जो प्रेरणा है वो आपको मिल सकती है, किसी गुरु से मिल सकती है, किसी फिल्म से, टीवी चैनल से मिल सकती है, इस संस्थान के जो शो भी चल रहा है इसके माध्यम से भी मिल सकती है। ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव वाइब्स को कहाँ और कैसे फ्रेम करके अट्रैक्ट करें और उसे अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, बूस्टअप हो, प्लानिंग करें और फिर उसका एग्जीक्यूशन करें। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी सर, जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में जाते हैं पग पग पर अनुभव होते हैं, तो आप कोई एक आध अनुभव हमें बताएं आपका। देखिए, कहाँ से आरंभ करूं अनुभव। मैं लगभग जिस भी मैं जाता हूं किसी इंटरव्यू में तो सब लोग अनुभव पूछते हैं मुझसे। बहुत सारे अनुभव है। अभी एक पुस्तक भी आ रही है मेरी, एडवेंचर्स ऑफ इंडिया, बहुत जल्दी, जिसमें माउंट एवरेस्ट और जो बाकी की 13 चोटियां चढ़ी हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन किए हैं, एरो स्पोर्ट्स की किए एक्सपीडिशंस, और लंबी यायावर बन के लंबी लंबी यात्राएं की हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा की है। तो बहुत से अनुभव हुए। और एवरेस्ट तो प्रसिद्ध है ही, क्योंकि कई माउंटेन सिद्ध हैं पर एवरेस्ट प्रसिद्ध है। तो एक बार ऐसे ही 24,000 फीट से भी ऊपर आउटर ग्लोव्स खोल दिए थे मैंने, और स्थिति बड़ी खराब थी मेरी, हाथ कांप रहा था, और मैंने अंदर से बॉडी टेम्परेचर था और अंदर से सैटेलाइट फोन निकाल के और कांपती हुई उंगलियों से मदर को फोन लगाया, लैंडलाइन चूरू में, जब मैं व्हेन आई वाज ऑन माय माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन इन 2009, इट वाज द मंथ ऑफ मे। तो मम्मी ने फ़ोन उठाया 2-4 घंटियों में, और उनको महसूस था कि आई एम क्लोजर टू डेथ।
तो मम्मी ने मुझे कविता सुनाई, मुझ में एनर्जी आई, कहीं से भी वो रोई नहीं, ना मुझे रोने दिया। रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज देखी मैंने, कभी किसी डेड बॉडी का पाँव उठा हुआ था, किसी का हाथ, नाइफ लाइक रिज पे चला, इधर भी अंधेरा इधर भी अंधेरा, हेड टॉर्च की रोशनी में, कभी आंख की पलकों पे रात को जब चश्मा नहीं पहन पाते थे तो टेम्परेचर -42 के अंदर जो प्लूम चलता है और हवा आंखों की पलकों पे बर्फ के क्रिस्टल्स जम जाते हैं, और पीछे देखते हैं तो थोड़ी चमकती हुई रोशनियां और क्लाइंबर्स की नजर आती हैं, और जब सूर्योदय होता है तो अस्तित्व दिखता है कि किस धार जैसी जगह पे आप क्लाइंब कर रहे हैं। सिर्फ माउंट एवरेस्ट और पर्वतारोहण अभियानों में भी, क्योंकि एवरेस्ट बड़ा है, विराट है, अद्वितीय भव्यता लिए हुए एक भव्य पिरामिडी आकृति है, और दूसरे कई आरोहण जो एवरेस्ट से भी टफ रहे हैं कुछ माउंटेन्स, पर उनकी अप्रोच जो रही वो इतनी लंबी नहीं रही। तो सुबह 5 बजे या 6 बजे निकल के 12 या 2 या 3 बजे तक चोटी पर पहुंचकर वापस 6 बजे तक सबमिट कैंप पे हम लोग पहुंचे हैं। हेलुसिनेशन महसूस किया है कई बार, जहाँ दिग्भ्रमित होती है बुद्धि, पानी नजर आया, जीभ बाहर निकाल दी और मास्क से बर्फ चिपक गई, गर्म लहू को टेस्ट किया, हेलुसिनेशन कई बार हुआ, दिग्भ्रमित होना जिसे मति भ्रमित होना, और -45 में -48 में हड्डियों को चीर देने वाली बर्फीली हवाएं और दिमाग को सुन्न कर देने वाली ठंड। तो ऐसी स्थिति में क्लाइंबिंग करना, बहुत से अनुभव हैं सोनी जी, अगर बताना शुरू करूंगा तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा। सर, माउंट एवरेस्ट को आपने आरोहण किया, उसके अलावा आपने कौन कौन से पर्वतों को आरोहण किया, वो भी हमें। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अधिकतर लोग मुझसे सिर्फ एवरेस्ट के बारे में बातें करते हैं। सर्वप्रथम मैंने ये स्टॉक कांगड़ी, गोलुप कांगड़ी, सासिर कांगड़ी, केदार डोम, और उसके बाद भागीरथी, 2 भागीरथी ग्रुप की 2 पीक्स, और उसके बाद में 2 अननेम्ड पीक्स क्लाइम की मैंने। माउंट कामेट, भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, कंचनजंगा के और केटू के बाद, और कामेट के बाद में फिर इंद्रहरा पास कई बार किया, माउंट एवरेस्ट किया, माउंट किलिमंजारो किया, उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और डोलमाला पास को 17 बार क्रॉस किया, और 2 अननेम्ड पीक उसके बाद की, माउंट यूनम की। तो तकरीबन 15 चोटियां मैंने क्लाइम की हैं दुनिया के अलग अलग भागों की। अलग अलग भागों जी। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने सभी दर्शकों को, जैसा कि आपने बताया कि हमारे दर्शकों में युक्ति संस्थान की अधिकतर महिलाएं हैं, तो मैं महिलाओं को और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे सारे मित्रों को, बहनों को, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, हम लोग आजकल फ़ोन की दुनिया में जी रहे हैं। अपने हाथ के अंगूठे से एंड्रॉयड पे, अपने फ़ोन में, अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे ग्राउंड्स में जाना हम लोगों ने बंद कर दिया है। फिजिकल वर्क लगभग हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। मैं भी सोशल मीडिया पे, मेरा बहुत लंबा समय जाता है लोगों से संचार के लिए, मैं भी इससे अलग नहीं हूँ। लेकिन हम खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड्स में नहीं जा रहे हैं, मिट्टी को टच नहीं कर रहे हैं, एलर्जीज बढ़ रही है, एसी में बहुत ज़्यादा बैठना होता है, कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा रहना होता है, फूड की क्वालिटीज चेंज हो गई है। तो मैं सभी मेरे मित्रों को इस दर्शकों को एक संदेश देना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स नहीं लगाने हैं। सक्सेस के लिए पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है? कि एक गजल भी है ना कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, हिना मेहंदी को कहते हैं। तो संस्कृत में कह देते हैं मर्दनम गुणवर्धनम, कि मर्दन करने से, घोटने से उसके गुणों में वृद्धि होती है। तो वैसे ही इंसान है, जब तक हम उस करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना, रसरी आवाजात ले सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मेक्स ए नॉट ओनली मैन बट आल्सो वीमेन आल्सो। तो प्रैक्टिस से हमारा परफेक्शन आता है। सोच और पूरा होना, उसके बीच का जो क्रवस है, जो खड्डा है, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ सिर्फ पुरुष से नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें महिलाएं भी हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है एग्जीक्यूशन करना उस चीज का। आपने सोचा और आपने किया, उसके बीच में जब गैप आ जाता है तो वो असफलता पैदा कर देता है। तो उस गैप को हटाना है। मेरा आप सभी को यही संदेश है, बी प्रैक्टिकल, डोंट टेक द शॉर्टकट्स। ग्राउंड में निकलिए, पहाड़ों के किनारों पर, नदियों के किनारे पर आप पिकनिक कीजिए, खुद खाना बनाइए, पसीना निकालिए,
अपने बच्चों को बाहर निकालिए, आप बोल्ड बनाइए। मेरी तरफ से आपको यही संदेश है। एक तो आपका नाम गौरव, दूसरे आप चूरू के कहूँ पूरे भारत के आप गौरव, और गौरव आज हमारी संस्था का कि आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया। आपका मैं संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ दर्शकों की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सहयोगी युक्ति का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।